नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस स्टार्ट जो है कर चुके हैं। वैसे में विजन आईएएस का हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इसमें टेस्ट नंबर 1 आपको जो है कंप्लीट करा दिया गया है। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 जो है डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 जो है पॉलिटी था प्लस जनवरी महीने का करंट अफेयर 2025 का। एक बार भी देखें तो दूसरे नंबर टेस्ट में भी पॉलिटी ही है, प्लस इसमें भी नेक्स्ट मंथ का जो है करंट अफेयर है। काफ़ी शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है, एक बहुत शानदार आपका रिवीजन होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ईमानदारी से एक-एक प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको नोट डाउन करना है, ये बेहतर तरीका होता है। चलिए हम लोग एक-एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिख रहा है? राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके कार्यों के बारे में। विधानसभा के अध्यक्ष लिख रहा है वो किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले हों, सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकता है। बताइए स्टेटमेंट सही है क्या? देखिए, सदन को जो है सुचारू रूप से संचालन करना, सुनिश्चित करना, ये विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं का ये ज़िम्मेवारी होता है। कि अध्यक्ष जो है व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखे। और मान लीजिए यदि विधानसभा अध्यक्ष की राय में कोई सदस्य का व्यवहार जो है घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला है, तब ऐसे सदस्य को सभा से तत्काल बाहर करने का निर्देश बिल्कुल वो दे सकता है। वो सत्र के दौरान सदन के बैठक को आहूत या स्थगित करता है। क्या ये दूसरा कथन सही है क्या? देखिए, आप सभी को पता ही है कि ये काम किसका है? राज्यपाल का। राज्यपाल ही समय-समय पे राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की बैठक को आहूत करता है और स्थगित भी करता है, तो ये तो सही नहीं है। किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। देखिए, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार तो होता है, लेकिन इस आदेश को निरसन करने का अधिकार जो है सदन के पास होता है। सदन चाहे तो निलंबन का जो है निरसन का प्रस्ताव पारित करे या नहीं करे, ये जो है निलंबन का तो होता है, लेकिन निलंबन का निरसन का नहीं, तो इसलिए एक ही स्टेटमेंट सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक-एक प्रश्न बहुत ही शानदार बनाया गया है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा इसका सर्वाधिक संभावित परिणाम होगा? यानी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से अगर हम लोग परिवर्तित कर दें। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आपको पता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस्तेमाल जो होता है, ठीक है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली लिख रहा है कि राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीट जीत जाएँगे। समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधनों की संख्या अधिक हो सकती है। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। देखिए फर्स्ट पास्ट में आपको पता है जिनको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है। बिल्कुल राजनीतिक दल को अपने प्राप्त मतों का अनुपात में सीट मिलेगा उसमें, बिल्कुल सही है। समाज का जो भी विभिन्न वर्ग होगा सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा और सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधन का संख्या भी अधिक हो जाएगा सिस्टम में। तो सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, संसदीय समितियों के बारे में पूछा है, उपरोक्त में से कौन-सा कथन सही है? संसदीय समिति के बारे में। इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। किसके बारे में? संसदीय समितियों के बारे में। सही कौन-सा? सही। देखिए, लिख रहा है कि इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है, तो बिल्कुल जो है सही है। सदन के द्वारा ही नियुक्त या निर्वाचित होता है या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बताइए दूसरा सही है क्या? देखिए, ये अपना रिपोर्ट जो है सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को, तो ऐसे में दूसरा वाला तो गलत हो गया। इनका जो है सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बताइए तीसरा सही है क्या? देखिए, इसका व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया और ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल एक। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है?
लिख रहा है ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। ठीक है? तो ये वाला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। प्रयोग के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष में तूर या अरहर का बीज अंकुरित किया जाएगा। बताइए दूसरा सही है क्या? ठीक है, ये कथन तो सही नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल 1 ही बन जाएगा। अगला देखिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में पूछा गया है, कितना कथन इसमें सही है? लिख रहा है ये रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच वायरलेस जो है संचार की सुविधा प्रदान करता है। अगला है रेडियो एक्सेस नेटवर्क लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों में संचालित किया जा सकता है। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चला जाएगा। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कितना कथन जो है सही है? ये 2-3 स्टेटमेंट है आपका और ये आपका ऑप्शन रहा उपयुक्त में से कितना कथन सही है। चलिए देखते हैं हम लेके करके। देखिए जो राज्यपाल होते हैं और जो राष्ट्रपति के विचार विधेयकों को जो सुरक्षित रखते हैं, उन्हीं को लेके है। यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है, तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पे पुनर्विचार करना होगा। ये पहला सही है क्या? ठीक है, ये तो कथन सही है। दूसरा, यदि राज्य विधानमंडल संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पुनः पारित करता है, तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तरह सही है क्या? देखिए, यदि विधेयक को सदन या सदन के द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तब जो है राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तब राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित करना आवश्यक है। ये वाला जो है सही है। वैसे में यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 स्टेटमेंट सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कितना जो है कथन सही है? लिख रहा है कि मूल संविधान में संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था मूल संविधान में। ठीक है, बताइए सही क्या है? मंत्रिपरिषद की संख्या पे देखिए, ये बात बिल्कुल क्या है आपका सही है। मूल संविधान में जो है कोई संख्या फिक्स नहीं था। ठीक है, बाद में आपको पता ही है 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। ठीक है, और 15% से मंत्रिपरिषद का संख्या नहीं होना चाहिए। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कब ये याद रखेंगे 91वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रहा है, संविधान जो 52वां संशोधन था 1985 उल्लिखित करता है कि यदि कोई विधायक दल बदल विरोधी कानूनी के तहत निर्हर्त घोषित होता है, तो मंत्री के पद के लिए निर्हर होगा। देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ठीक है, तो ये तो सही नहीं बनेगा और ऐसे में ऑप्शन आपका केवल और केवल एक, निम्नलिखित में से कौन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसमें कौन-कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही हो जाएगा। संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, बिल्कुल नहीं। राज्य विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका ए ही बन जाएगा। ठीक है। बाकी आपको पता है अनुच्छेद जो है 217, ये 217 आपको क्या बोलता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड सारी बात आपको बताता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का नियुक्ति जो है किया जाता है। लोक लेखा जो समिति होता है उसी के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है?
सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत इसको गठित किया गया था। लोक लेखा समिति, बिल्कुल बात सही है। 1919 के तहत ही 1921 में आपको गठित किया गया था, ठीक है? तब से अस्तित्व में है। बाकी अभी का कहानी लोक लेखा समिति का पता ही है आपको। 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से आते हैं, ठीक है? और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। वित्त मंत्री जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है? सही सही है क्या? और अगला है, इस समिति में लोकसभा, राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, तो बिल्कुल होता है 15 + 7। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। वित्त मंत्री तो इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? समिति में कोई मंत्री-वंत्री का निर्वाचन होता नहीं है, तो यहाँ आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में है, ठीक है? में क्या पूछा गया है? क्या लाइव क्लास के लिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कमेंट बॉक्स में। जल्द ही आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है? और कुछ क्षण जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं बता चुका हूँ पहले, अभी लाइव नहीं आ रहा है, उसका जो है कारण क्या है, ठीक है? उपराष्ट्रपति को हटाने को लेके पूछा गया है, 3 कथन है और बताना है कौन सही है। देखिए, पहला, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, बताइए सही है क्या? देखिए, अपने उनके पद से पदअवधि पूर्ण होने पे पूर्व भी हटाया उनको जा सकता है, ठीक है? बाकी 5 वर्ष का जनरली उनका कार्यकाल रहता है, चाहे तो त्यागपत्र वगैरह भी देते हैं, लेकिन महाभियोग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अगला देखिए, अगला कथन क्या बोल रहा है? हटाने के लिए संकल्प प्रभावी बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए। दूसरा लिख रहा है, देखिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा जिससे सहमत होता है, तो ये तो सही नहीं होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं है, तीसरा दिया है। हाँ, हटाने के लिए तो कोई उल्लेख वगैरह नहीं किया गया है, ठीक है? ये जो है सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया था, केवल और केवल 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इसमें जो है सही कथन बताना है कि सही इसमें कौन-सा है, ठीक है? लिख रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य है कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्रों कंपनियों को विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही है। इस मिशन में खनिज अन्वेषण से लेकर अंतिम उत्पादों की पुनर्प्राप्ति तक मूल्य श्रृंखला सभी चरण शामिल हैं। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है लाया गया है, ठीक है? देखिए, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, में लगभग देखेंगे तो 16,000 जो है 300 करोड़ रुपया, 16,300 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। अनुमानित देखेंगे तो यही लगभग अनुमान लगाया गया है और मिशन जो है खान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन अपना क्या चला जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2। अगला देखिए पूछ रहा है कि संसद में जो धन विधेयक के संदर्भ में कौन-सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किसको लेके पूछ रहा है? धन विधेयक को लेके। देखिए क्या लिखा गया है? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है? देखिए 110 पढ़ेंगे आर्टिकल, वहीं पे धन विधेयक के बारे में आपको बताया गया है कि कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाता है, जब उसमें कुछ कंडीशन यदि फुलफिल करे हो। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनिमयन हो, केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमयन हो, भारत के संचित निधि से धन का विनियोग हो, ये सब चीज़ें हैं। खैर, पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही नहीं है। धन हो सकता है, लेकिन सभी धन वित्त विधेयक नहीं हो सकता है, ठीक है? देखिए, धन विधेयक केवल वित्त विधेयक का ही एक प्रकार है।
यानी सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सभी धन विधेयक उल्टा लिख दिया गया है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, बात सही है। एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वो राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक पे अपना स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। बात सही है सारा। गलत पूछा गया था, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही आपका सही था। भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन-सी जो है शर्तें होनी चाहिए? कोई भी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल बन जाए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 पहुँच गए। लिख रहा है, यदि किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीट हासिल करता है, ठीक है? ये तो कंडीशन सही है। यदि लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2 सीट प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है। इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का जो है मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 4 राज्यों में जो है 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त है, तब उसको जो है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त होता है, ना कि 2। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? 30 दिन, 60 दिनों तक, ठीक है। अगला, विधान परिषद के बारे में पूछा गया है कि कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए लिखा गया है कि भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं। परिषद को धन विधेयक 14 दिन में वापस करना होता है। विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। बताइए कितना स्टेटमेंट सही है? देखिए मुख्यमंत्री तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये तो ऐसे ही गलत है। परिषद को विधान परिषद में धन विधेयक 14 दिन को वापस करना होता है, बिल्कुल सही है। और भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। देखिए राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में सही नहीं बनेगा और यहाँ पे केवल एक ही बन रहा है सही, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रकलन समिति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताना है। इसमें केवल लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं प्रकलन समिति में। देखिए 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कितने होते हैं? 30, और 30 को 30 लोकसभा से ही होते हैं, तो बात सही है। यह संसद द्वारा मतदान के बाद बजट अनुमानों का जाँच करता है, तो ये भी क्या है? सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताना है, ठीक है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को लेके पहला देखिए क्या बोल रहा है? राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त होता है, ठीक है? देखिए किसी भी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति या आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दिया जाता है, ठीक है? किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होते हैं, ठीक है? तो ये भी सही नहीं है। केंद्र की संपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड है आपका, पंचायती है, ये सब पंचायत वगैरह में लगाए गए सभी प्रकार के करों का छूट प्राप्त होता है। तो ऐसे में ऑप्शन तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं।